बच्चों लोग, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे। ठीक है, उस चैप्टर में अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ एमओटी। एमओटी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों लोग? तो आप लोग पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या होता है, ध्यान समझना। तो सबसे पहले आप लोग सीखे होंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल होता है। अगर उस मॉलिक्यूल का हम एमओटी ड्रॉ करें, यानी इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं, तो उसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जो फिलअप किया जाता है एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग, उसको मैं दिखाया हुआ हूँ। ठीक है, वो आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे जो लिखा हुआ सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, पाई 2px, पाई 2py। ठीक है, फिर सिग्मा 2pz, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये पूरा का पूरा क्या है? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का एनर्जी का लेवल का ऑर्डर है। कार्बन मोनोऑक्साइड का एनर्जी लेवल का क्या है? ऑर्डर है। ठीक, बात समझ में आएगा? अब इसमें हमको फिलअप करना है, तो पहले आप इलेक्ट्रॉन वहाँ फिलअप करते हो जिसका एनर्जी क्या होता है? लोअर होता है। आप इलेक्ट्रॉन को कहाँ फिलअप करते हो? जहाँ पे एनर्जी जिसका क्या होता है? लोअर होता है। बात समझ में आए? तो एनर्जी जो लोअर होगा उसको हम पहले फिलअप करेंगे, उसको हम पहले फिलअप करेंगे। बात समझे? अब ध्यान देना। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 14 होता है। इस 14 इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया गया, तो ध्यान देना सिग्मा पहले फिलअप होगा सिग्मा 1s में, फिर फिलअप होगा सिग्मा स्टार 1s में। ठीक है, जो स्टार है ना, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में, ऑर्बिटल दो टाइप का होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप का होता है, एक होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप का होगा, एक होगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो जहां भी हम स्टार लिखा हुआ है ना, जहां भी स्टार मारा हुआ है, जहां भी स्टार किया हुआ ना, स्टार मतलब ये जो सिंबल दिया हुआ है, ये होता है एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो जो जिसमें स्टार नहीं है वो क्या है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और जहां पर स्टार हो क्या है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ध्यान देना। तो इसको फिलअप किया तो क्या है? पहले सिग्मा 1s में दो जाएगा, फिर सिग्मा स्टार 2s में, सिग्मा स्टार 1s में दो जाएगा, फिर सिग्मा 2s में दो गया, फिर पाई 2px में दो इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, पाई 2py में दो इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, एंड सिग्मा 2pz में दो इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। लास्ट जो आपका इलेक्ट्रॉन फिलअप किया गया वो कहाँ किया गया है? तो सिग्मा स्टार 2s में है। तो लास्ट जो फिल ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन से, उसको बोलते हैं, हो गया सिग्मा स्टार 2s हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद के एनर्जी लेवल में, यानी कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं किया हुआ है। तो ध्यान देना, जो लास्ट ऑर्बिटल जो फिलअप होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग होमो। क्या बोलते हैं? होमो। होमो का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। होमो का फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ आपको, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो होमो का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब जो लेवल आपका सबसे लास्ट में फिलअप हुआ है, उसके बाद जो लेवल जो जिसको फिल नहीं किए हो, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पाई स्टार 2px में, पाई स्टार 2py में इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो जो जो एनर्जी लेवल अनफिल्ड है, जो एनर्जी लेवल क्या है? अनफिल्ड है, उसको बोलते हैं हम लोग लूमो। क्या बोलते हैं हम लोग? लूमो। लूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब ऐसा ऑर्बिटल जो सबसे लोएस्ट एनर्जी का हो बट अनऑक्यूपाइड हो। ठीक है, लूमो का मतलब सिंपल होता है ऐसा ऑर्बिटल जिसका एनर्जी सबसे लोएस्ट हो और अनऑक्यूपाइड हो। तो ये यहाँ पे दिख रहा है। और होमो का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्बिटल जो हाईएस्ट एनर्जी का हो बट ऑक्यूपाइड हो। किससे ऑक्यूपाइड हो? आपके इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड हो। ठीक है,
तो ये हो गया। तो यहाँ पे इस सीओ के अगर एमओटी को देखोगे तो आपका सिग्मा स्टार 2s जो होता है, आपका सिग्मा स्टार 2s जो होता है ये होता है आपका होमो, ठीक है। और जो और जो पाई स्टार 2px है एंड पाई स्टार 2py है, ये जो एनर्जी लेवल होता है इसको हम बोलते हैं लुमो बोलते हैं, ठीक है। अब इसको देखोगे तो आप लोग पढ़ोगे एक कॉन्सेप्ट होता है बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या होता है, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सीओ का अगर आप सीओ का निकालते हो ना, सीओ का बॉन्ड निकालते हो तो सीओ का बॉन्ड निकल के आ जाएगा 3 आ जाता है, क्योंकि आपका बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है जी, तो काउंट कर ले, 2 यहाँ पे है, 2 4, फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 4 और दिखेगा आपको, और यहाँ 2, कितना हो गया, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। एंटी बॉन्डिंग कहाँ, तो एंटी बॉन्डिंग आपको दिखेगा यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। तो एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है, 10 माइनस 4/2 कर दे तो हो जाएगा 3, तो बॉन्ड आ जाएगा 3। तो सीओ का बॉन्ड 3 आता है, ठीक। अगर हम बोलते हैं सीओ प्लस का बॉन्ड क्या होगा, सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। सीओ प्लस में आप इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा हाईएस्ट एनर्जी लेवल से। तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जहाँ इलेक्ट्रॉन है वहीं से तो निकलेगा, यहाँ से सिग्मा स्टार 2s निकलेगा। तो सिग्मा स्टार 2s निकलेगा तो आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं है, बट एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है। तो सीओ प्लस का जो बॉन्ड होगा 10 माइनस 3/2 होगा, यानी हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। तो सीओ प्लस का बॉन्ड कितना होता है, 3.5 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद भी रखना, ठीक है। एक केमिकल बॉन्डिंग में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑफ सीओ प्लस, तो नॉर्मली जो आप पढ़ते हो उससे निकालोगे तो आंसर 2.5 आएगा, जो कि गलत है। एक्चुअली सीओ प्लस का जो बॉन्ड होता है वो कितना होता है, वो होता है 3.5 होता है, ये ध्यान रखना। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे सीओ नहीं, यहाँ पे सीओ प्लस 2 है। क्या है, सीओ प्लस 2 है। तो सीओ प्लस 2 में भी अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहाँ से निकलेगा, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन में निकलेगा सिग्मा स्टार 2s निकलेगा। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी सिग्मा स्टार 2s निकलेगा, इसका मतलब बॉन्ड क्या हो जाएगा, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कोई चेंज नहीं है, एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, बाई 2 कर ले, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। तो सीओ प्लस 2 का भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा 4 हो जाएगा सीओ प्लस 2 का, ठीक। अब ध्यान देना, अब होता क्या है कि अब तुम यहाँ पे चेक कर ले, तो सीओ का जब एमओटी होता है, तो सीओ का एमओटी में आपको दिख रहा है कि आपका जो पाई स्टार 2px एंड 2py है, ये सब क्या है, सब खाली ऑर्बिटल है, यानी इसमें क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन अभी तक फिलअप नहीं हुआ है, ये ध्यान देना। और इसका नेचर क्या है, बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग, तो इसको बोल देंगे ये सब क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो सीओ का जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होगा, खाली होगा। पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है। और आप लोग जानते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीओ होता है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्या होता है, सीओजी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सीओ को स्ट्रॉन्ग लिगेंड हम क्यों बोलते हैं, उसका रीजन आपको एमओटी में समझ में आएगा, ठीक है। सीओ को हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलते क्यों है, उसका रीजन आपको एमओटी में समझ में आ जाएगा, ठीक। आपको समझ में आ चुका है। जो सीओ है, सीओ के पास क्या है, सीओ के पास वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल खाली होता है। सीओ के पास वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो वैकेंट पी ऑर्बिटल खाली है एंटी बॉन्डिंग, उसको यहाँ पे इस तरह दिखाया गया है, ठीक है। और सीओ के ऊपर एक लोन पेयर होता है, सीओ के ऊपर एक लोन पेयर तो यहाँ दिखाया हुआ है, सीओ के पास लोन पेयर होता है, और उसके पास क्या होता है, वैकेंट, ठीक है। तो सीओ के पास क्या बचा, चलो, तो सीओ के पास एक वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल खाली होता है, एक क्या, दो ऑर्बिटल खाली है, ठीक है। और साथ में क्या होता है,
उसके पास एक लोन पेयर भी होता है। तो CO के फिगर में एक लोन पेयर है और वैकेंट ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है। अब ध्यान देना, आप लोग क्या पढ़े हो कि जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता क्या है कि लिगेंड्स, जिसको यहाँ पे L से रिप्रेजेंट किया गया है, तो लिगेंड्स क्या होता है, अपना डेंसिटी को डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है, तो मेटल को भेजता है। तो लिगेंड अपना डेंसिटी को डोनेट करके मेटल को देता है। ठीक है, मेटल के कहाँ किस किस पोजीशन को देता है, तो मेटल में वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली होता है, तो वहां पे डेंसिटी को क्या करेगा, वहां पे डेंसिटी क्या होता है, डोनेट करता है। तो लिगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है, अब ध्यान देना, मेटल का नेचर क्या होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेटल बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मेटल्स का नेचर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल का खुद का नेचर होता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, लूज करना चाहता है। तो मेटल खुद का बाय नेचर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, यानी खुद क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। ठीक, अब ध्यान देना, आगे बढ़ने से पहले लिगेंड क्या है, लिगेंड चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं लेविस बेस। तो जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड को हम लेविस बेस बोल सकते हैं। ठीक है, और मेटल कहीं ना कहीं डेंसिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, तो मेटल को हम बोलते हैं लेविस एसिड। ठीक है, तो नॉर्मली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है उसमें लिगेंड एक्ट करता है लेविस बेस की तरह, और मेटल एक्ट कर रहा है लेविस एसिड की तरह। ठीक है, और ध्यान रखना, इस फॉर्मेशन में मेटल कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को अकोमुलेट कर रहा है। तो मेटल के पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, अकोमुलेट हो रहा है। अब जानते हो कि मेटल बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करना है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप दोगे तो क्या होगा, मेटल हो जाएगा अनस्टेबल। तो इसका मतलब है कि ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेटल स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको तुम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, उसको तुम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस में मेटल हो रहा है अनस्टेबल। क्या हो रहा है, मेटल हो रहा है अनस्टेबल। ठीक है, तो ध्यान देना, तो मेटल accumulates electron density which make it unstable। ठीक है, which make it unstable। बात समझ में आ गया। अब ध्यान देना, तो अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में मेटल अगर अनस्टेबल हो रहा है तो उसको स्टेबल कैसे किया जाए, तो बोला जाता है कि कुछ लिगेंड, सम लिगेंड है के पास कैपेसिटी होता है डेंसिटी को दोबारा वापस खींचने का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस आपको मिल जाए, और कोई ऐसा प्रोसेस मिल जाए जिससे आप मेटल का डेंसिटी वापस उससे निकाल सकते हो, तो उस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स क्या होगा, यानी मेटल क्या होगा, स्टेबल होता जाएगा। कोई ऐसा प्रोसेस अगर आपको पास मिल जाए जिससे मेटल का डेंसिटी डिक्रीज हो जाए, यानी जितना डेंसिटी ले रहा है उसमें से कुछ डेंसिटी को आप घटा दो, डिक्रीज कर दो, तो कहीं ना कहीं आपका मेटल क्या होगा, स्टेबल होगा। और मेटल स्टेबल होता क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स भी क्या होगा, स्टेबल होते चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, तो ये यहाँ तक था। अब ध्यान देना, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो मैं चेंज कर रहा हूँ नोट्स में, जो है उसको थोड़ा चेंज मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना पे। तो नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मल प्रोसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक, ध्यान दोगे, कुछ लिगेंड जो होता है ना, कुछ लिगेंड स्पेशल लिगेंड होता है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ सम लिगेंड कैन डोनेट as well as accept electron in their vacant orbital, in their vacant orbital। Example CO, example CO। अब ध्यान दोगे,
ठीक, ध्यान देना। जैसे एग्जांपल सीओ है, तो सीओ कैसे प्रोसेस करता है ध्यान दो। तो जो सीओ लिगेंड होता है, जो सीओ लिगेंड होता है, ध्यान देना, तो सीओ लिगेंड का जो वर्किंग है आपको दिखाया हुआ है। होता क्या है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक मेटल है, तो यहाँ पे एक सीओ लिगेंड है। ये सीओ लिगेंड का जो आपको लोन पर दिख रहा होगा, ये लोन पर कोई डोनेट करता है, यहाँ पे ये मेटल को देता है। ठीक है, ये मेटल को देता है, और मेटल क्या होता है, कहीं ना कहीं डेंसिटी को अकोमुलेट कर रहा है अपने डी ऑर्बिटल में, अपने वैकेंट डी में डेंसिटी को क्या कर रहा है, अकोमुलेट कर रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, जो सीओ के पास दिख रहे हो आप, तो सीओ के पास होता क्या है कि वैकेंट ऑर्बिटल खाली होता है। आप लोग पढ़े हो कि एंटी बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है सीओ में। ठीक है, तो मेटल को दिख रहा है कि मेरे लिगेंड में जहां से हम डेंसिटी ले रहे हैं उसके पास खाली जगह है। तो मेटल क्या करता है, अपने डी ऑर्बिटल का जो डेंसिटी है उसको वापस लिगेंड के पास भेजता है। वापस क्या करता है, लिगेंड के पास वापस उसको बैक भेजता है। ठीक है, वापस उसको बैक भेज देगा। ठीक है, तो डेंसिटी को वापस बैक भेज दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, बट ये लाइन स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है। ये लाइन बस दिखा रहा है कि हम पार्सली डेंसिटी को शिफ्ट कर रहे हैं बैक। लाइंस क्या दिखा रहा है, पार्सली हम डेंसिटी को शिफ्ट कर रहे हैं, पार्सली, फुली शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है, जो मेटल है अपना पार्शियल डेंसिटी को शिफ्ट करता है वापस किस में, सीओ में, वापस सीओ में शिफ्ट करता है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो इस तरह का ये जो बॉन्डिंग यहाँ बिल्ड हो रहा है एक्स्ट्रा, इसको बोला गया है सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोला गया है, इसको बोला गया है सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक, अब इस प्रोसेस में ध्यान देना, आपका जो सीओ है, यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो डेंसिटी को दे भी रहा है और वापस ले भी रहा है। यानी जो सीओ होगा वो लेविस एसिड भी होगा और लेविस बेस भी होगा, क्योंकि डेंसिटी सप्लाई भी कर रहा है और डेंसिटी वापस एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो लेविस बेस का भी काम कर रहा है और लेविस एसिड का भी काम कर रहा है। ठीक, अब ध्यान देना, जो मेटल है, मेटल डेंसिटी एक्सेप्ट भी कर रहा है और वापस बैक डेंसिटी को डोनेट भी कर रहा है। ठीक है, तो मेटल भी होगा, तो मेटल लेविस एसिड का भी काम कर रहा है, लेविस बेस का भी काम कर रहा है। तो अगर आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, अगर मान लेते हैं आपके कॉम्प्लेक्स में सीओ लिगेंड की तरह काम कर रहा है, तो उस केस में अगर पूछा जाएगा कि मेटल का रोल क्या है, तो बोलोगे मेटल का रोल लेविस एसिड भी है और लेविस बेस भी है। ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ सीओ, सीओ का रोल लेविस बेस की तरह भी है और लेविस एसिड की तरह भी है, होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सिनर्जी बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वीक होता है, मतलब उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता नहीं है, बट इसका जो इम्पैक्ट है प्रॉपर्टी पे वो विजिबल होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे इस डोनेशन प्रोसेस में ये जो बॉन्ड जो सीओ से मेटल की तरफ जा रहा है, ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। एज कम्पेयर टू सिनर्जी बॉन्डिंग, ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इस बॉन्ड को अगर हम 100 एज्यूम करें, इस बॉन्ड को वैल्यू को अगर हम 100 एज्यूम करते हैं, तो जो सिनर्जी बॉन्डिंग का एक्सटेंट देखा गया है ये बहुत वीक होता है। तो सिनर्जी बॉन्डिंग के एक्सटेंट को हम ऑलमोस्ट 2 से 5 के स्केल पे रख सकते हैं। ठीक है, तो सिनर्जी बॉन्डिंग के एक्सटेंट को हम 2 to 5 का अमाउंट हम दे सकते हैं। मतलब सी से जो डोनेशन मिल रहा है मेटल को, इस बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में सिनर्जी बॉन्डिंग का एक्सटेंट क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, बट वीक होता है, बट उसका जो विजिबल इम्पैक्ट होता है प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो हम देखते हैं इस सिनर्जी बॉन्डिंग का जो इम्पैक्ट पड़ता है प्रॉपर्टी पे वो क्या होता है, उसको हमको देखना है। ध्यान से देखना, ध्यान से चीजों को। अब यहाँ पे ध्यान से समझोगे कि और कौन कौन सा लिगेंड है जहाँ पे ये चीज हो सकता है। तो सीओ के अलावा CN-, NO और NO+, इन सब में सिनर्जी बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, ये सारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिस्ट में आ जाएगा। ये सारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि ये कैपेबल होता है रिमूविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द मेटल। तो सारे में ऐसा ही कुछ होगा। ठीक, अब ध्यान देना, सीओ को हम बेस मान के चल रहे हैं,
यानी हमारा जो क्वेश्चन मैक्सिमम आता है CO पे आता है, हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन CO पे आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना कि जब भी आपका सिनर्जी बॉन्डिंग होगा, जब भी आपका सिनर्जी बॉन्डिंग होगा तो होता क्या है, ड्यू टू सिनर्जी बॉन्डिंग होता क्या है कि आपका मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है बढ़ जाता है। तो जैसे मान लेते हैं कि M और C और O था ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेटल से वापस किस में जा रहा है, वापस C में डेंसिटी जा रहा है, मेटल से वापस कहाँ जा रहा है, डेंसिटी C में जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिनर्जी बॉन्डिंग से होता क्या है कि मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक, अब एक बार गौर करना, ये जो डेंसिटी आप दे रहे हो तो मेटल से डेंसिटी कहाँ जा रहा है, तो जो ऑर्बिटल जहाँ पे जिस ऑर्बिटल में डेंसिटी आप दे रहे हो उस ऑर्बिटल का नेचर क्या होता है, तो जो ऑर्बिटल है जहाँ डेंसिटी सप्लाई हो रहा है वो क्या होता है, वो एंटी बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग होता है। तो अगर आप एंटी बॉन्डिंग में डेंसिटी दोगे, अगर आप CO के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर सप्लाई करोगे तो होता क्या है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो CO का बॉन्ड क्या होता है, घटता है। ठीक, तो CO का बॉन्ड डिक्रीज करेगा क्योंकि C के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं अगर हम बोलेंगे M और C के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो रहा है, बट C और O के बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ MC बॉन्ड मेटल और कार्बन का बॉन्ड तो इंक्रीज करेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड बिल्ड हो रहा है। ठीक है, बट उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि CO, चूंकि आप एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो CO का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। CO का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, अगर बात करते हैं बॉन्ड लेंथ का, तो बॉन्ड लेंथ में ध्यान देना, आपका मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज करेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है। और जो कार्बन और ऑक्सीजन है यानी C और O है, उसका बॉन्ड लेंथ क्या वो इंक्रीज करेगा। तो मेटल कार्बन का बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा और C और O के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, और हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज करेगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन कर रहा है और मेटल कार्बन के बीच में एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बॉन्ड क्या होता है, इंक्रीज करता है। बॉन्ड क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो ये सारा प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, उसी को नीचे समराइज कर दिया गया है कि मेटल कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन, तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, मेटल कार्बन का डिक्रीज करेगा और कार्बन ऑक्सीजन का क्या होता है, इंक्रीज करता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ के पैरामीटर पे मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, सिमिलरली हम बात कर रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर पे, तो मेटल कार्बन का बॉन्ड क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो चलो इसे मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस ध्यान से आप लोग सुनना। आपको पता है कि मेटल जब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करता है, तो जो CO लिगेंड है वो डेंसिटी क्या करेगा, इसको देगा। ठीक है, ध्यान देना, होता क्या है कि कार्बन मोनोसाइड पे वैक्यूम ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है। तो ये जो ऑर्बिटल खाली है ये होता है एंटी बॉन्डिंग। क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग। तो कहीं ना कहीं होता क्या है, अब ये मेटल का डी ऑर्बिटल है जहाँ पे डेंसिटी आप दिए दिए हो। अब मेटल क्या करता है, इस मेटल को दिख रहा है कि मेरे बगल वाले जहाँ लिगेंड है, लिगेंड के पास और स्पेस खाली है जहाँ पे डेंसिटी को डोनेट कर सकते हैं। तो मेटल क्या करता है, अपने डेंसिटी को बैक डोनेट करता है। ठीक है, तो जो बैक डोनेशन हो रहा है इसी को नाम दिया गया है सिनर्जी बॉन्डिंग। इसको नाम दिया गया है सिनर्जी बॉन्डिंग। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कहीं ना कहीं मेटल और कार्बन के बीच में एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो मेटल का जो और कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है डिक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और चूंकि नंबर ऑफ बॉन्ड एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, बॉन्ड का नंबर एक्स्ट्रा फॉर्म कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मेटल कार्बन के बीच में
बॉन्ड लेंथ घटेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब आते हैं हम लोग सीओ पे। तो नॉर्मली क्या होता है सीओ में, ध्यान देना, अब सीओ में जब कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो कॉम्प्लेक्स बनाओ तो सीओ में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन होकर कहाँ जा रहा है, तो इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहा है, उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहा है। आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो कहीं ना कहीं एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो आपका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर रहा है सीओ तो उसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, उसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा और उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये उसका इम्पैक्ट होता है सिनर्जी बॉन्डिंग का। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ सिनर्जी बॉन्डिंग ऑन एम मेटल एंड कार्बन बॉन्ड एंड सी एंड ओ बॉन्ड, ठीक है। इसको दो पैरामीटर को स्टडी करना था, ठीक। ध्यान देना, तो एक्सटेंट ऑफ सिनर्जी बॉन्डिंग को हम क्या बोल सकते हैं बच्चे लोग, तो एक्सटेंट ऑफ सिनर्जी बॉन्डिंग में हम बोल सकते हैं कि जितना एक्सटेंट सिनर्जी बॉन्डिंग का स्ट्रॉन्गर होगा, यानी जितना सिनर्जी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्गर सिनर्जी बॉन्डिंग होगा उतना ही मेटल और कार्बन का बॉन्ड लेंथ घटेगा, ठीक है, लेकिन बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर इसको लिंक किया गया है कि जितना सिनर्जी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही क्या होता है, बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ घटेगा एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सीओ घटेगा। ये हो गया सीओ के बारे में। अगर हम बात करते हैं मेटल एंड कार्बन, तो मेटल एंड कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, मेटल एंड कार्बन का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि सिनर्जी बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करता है, तो बोला गया है कि सिनर्जी बॉन्ड डिपेंड करता है आपके डी इलेक्ट्रॉन के क्लाउड पे। तो डी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आफ्टर पेयरिंग, यानी पेयरिंग करने के बाद, जो हम लोग सीखे थे ना कि डी इलेक्ट्रॉन अगर कहीं बाहर होगा तो पेयरिंग होता है, ठीक है। चूंकि सीओ लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करेगा। तो बोला गया है पेयरिंग करने के बाद डी में जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसके प्रोपोर्शन होता है। तो डी में क्लाउड जितना ज़्यादा होगा उतना ही सेमी बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ क्या होता है, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो डी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जितना ज़्यादा होगा उतना ही सिनर्जी बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज ध्यान दोगे, यहाँ पे जो हम लोग जितना ही प्रोसेस पढ़े हुए हैं ना, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि सिनर्जी बॉन्डिंग क्या होता है ना, कोई स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं होता है, वीक इफेक्ट होता है, ठीक है। तो सिनर्जी बॉन्डिंग का जो इफेक्ट है वीक होता है, ठीक है, ये ध्यान देना। बट उसका जो इम्पैक्ट होता है ना प्रॉपर्टी पे, वो विजुअल होता है, ठीक। अब ध्यान देना, सिनर्जी बॉन्डिंग के कारण जो चेंज होगा ना, मतलब कुछ भी अगर बॉन्ड लेंथ में कुछ चेंज हो रहा है या आपके बॉन्ड ऑर्डर में चेंज हो रहा है, तो चेंज जो अपीयर होता है, चेंज अपीयर, ठीक है, चेंज अपीयर स्लाइटली, मतलब बहुत स्मॉल चेंज होता है, ठीक है, स्मॉल चेंज, ठीक। जनरली सेकेंड डेसिमल, ठीक है, जनरली अपीयर ऑन सेकेंड डेसिमल प्लेस। मतलब तुम बॉन्ड लेंथ मेजर कर रहे हो तो अगर एंगस्ट्रॉम में होगा तो सेकेंड डेसिमल प्लेस में चेंज होगा, मतलब उसके पहले चेंज अपीयर नहीं करता है जनरली, ठीक है। यहाँ पे जो लिख रहे हैं उसका मतलब को अब हम समझाते हैं आपको, इसका मतलब समझोगे आप। ऐसा मान लिया यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, ये क्वेश्चन आपका जेड वन में आ चुका है, ये क्वेश्चन आई थिंक जेड वन 2007 में आया वो क्वेश्चन है, 7 या 6 में, ठीक है। और ध्यान ना, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि FeCO हॉल 5 एक कॉम्प्लेक्स है और बोला गया है कि CO का जो बॉन्ड लेंथ है, नॉर्मली CO का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इतना होता है,
तो नॉर्मली कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड दिया हुआ है 1.118 होता है, ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू है, ठीक। तो बोला क्या गया है, तो बोला गया है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ इस कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड लेंथ का वैल्यू क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड लेंथ का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड लेंथ का वैल्यू क्या होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान देना, इसको और सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे नॉर्मली 1.118 है, तो पहला ऑप्शन 1.188 है, ये सही नहीं होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में क्या 1.112 है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। हमको पता है कि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मेटल क्या होता है, डेंसिटी सीओ को भेजता है, तो सीओ का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करना चाहिए, और जो इंक्रीज होगा वो बहुत स्लाइटली होता है, बहुत हल्का सा होता है। तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी में इंक्रीज काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, इतना भी ज़्यादा इंक्रीज मत करना। ऑप्शन डी में चेक करना तो इंक्रीज स्लाइटली है, हल्का सा बढ़ा हुआ है 1.12, तो सेकेंड डेसिमल में इंक्रीज हुआ है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यानी जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला प्रॉपर्टी पे होता स्लाइटली, ज़्यादा वैल्यू से चेंज नहीं होता है, इसलिए मैंने बताया था सेकेंड डेसिमल में चेंज करना है आपको, ठीक है। यानी जो भी चीज़ होगा स्लाइटली, या तो प्रॉपर्टी स्लाइटली बढ़ेगा या तो स्लाइटली घटेगा, मतलब ज़्यादा अब्रप्ट चेंज मत कर देना, ठीक है। तो जो भी प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट होता है वो होता है स्लाइटली, ज़्यादा चेंज आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। अगर सामने एक और क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास ए बी सी डी करके 4 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको करना है इन सारे कॉम्प्लेक्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ, बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ एमसी, ठीक है। इन सब पैरामीटर्स के बेसिस पे इन चारों कॉम्प्लेक्स को अरेंज करना है, ठीक है। इसे आप लोग सॉल्व करोगे। तो ध्यान देना बच्चे लोग, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डी का क्लाउड निकालते हैं, डी का क्लाउड कितना है। तो गौर करना, इसमें पेयरिंग के बाद एम एन में D6 रहेगा, CR में भी D6 रहेगा, यानी सारा में डी क्लाउड सब में सेम होने वाला है, क्योंकि सारा का सारा जो मेटल आयन है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। तो सारे में डी क्लाउड सब में सेम रहेगा, तो डी क्लाउड सब में सेम रहेगा। ध्यान देना, हम चेक करते हैं सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो गौर करना Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा, Cr का 0 आएगा, B का -1 आएगा और Ti का -2 आएगा। तो ध्यान देना, मेटल पे चार्ज पॉजिटिव स्टेबल होता है, मेटल का नेचर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ठीक है। मेटल का नेचर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, तो उस पर चार्ज पॉजिटिव स्टेबल रहेगा, बट चार्ज नेगेटिव क्या होता है, अनस्टेबल होगा। तो जितना ज़्यादा चार्ज नेगेटिव रहेगा सिस्टम में उतना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट इजीली करेगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सिनर्जी बॉन्डिंग किस में होगा, तो T-2 में होगा, फिर B- में होगा, फिर Cr में होगा, फिर Mn+ में होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO में, तो CO का बॉन्ड सबसे अच्छा किस में होगा, तो सबसे अच्छा उसमें होगा जिसमें सिनर्जी बॉन्डिंग सबसे वीक है, ठीक है। कि सिनर्जी बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO का घटता है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO का ऑर्डर होगा ABCD, ठीक है। बॉन्ड लेंथ ऑफ CO का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, रिवर्स कर देना आप, ठीक। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ MC यानी मेटल कार्बन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, तो जितना स्ट्रॉन्गर सिनर्जी बॉन्डिंग होगा, जितना स्ट्रॉन्गर आपका सिनर्जी बॉन्डिंग होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर क्या होगा, M और C का बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर क्या होगा, M और C का बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, ठीक। तो इसका मतलब सबसे अच्छा सिनर्जी बॉन्डिंग किसमें है, T-2 में है, तो उसका M और C का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे अच्छा होगा, तो ऑर्डर हो जाएगा DCBA हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ये आपका टोटल कंप्लीट ऑर्डर है, ठीक। अब ध्यान देना, इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा और भी एडिशन किया गया है। एडिशन क्या किया गया है कि अगर मान लेते हैं एक्स्ट्रा हम अगर ले लेते हैं, एक एक्स्ट्रा हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं FeCO5, इसको कहाँ प्लेस करेंगे, तो बताने का ये पॉइंट है कि
FeCO5 में पेयरिंग करने के बाद डी में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, डी में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी सारे केस में क्या था, D6 था, डी में 6 था, इसमें क्या है, डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, डी में आपका 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, डी में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका जो सिनर्जी बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। इसका मतलब इसको ऑर्डर में, बॉन्ड ऑर्डर वाले ऑर्डर में सबसे पीछे रखना है, लास्ट में रखना है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO वाले ऑर्डर में सबसे लास्ट में रखना है। बॉन्ड लेंथ ऑफ CO में सबसे पहले आ जाएगा। इन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ MC में, यानी मेटल कार्बन के बॉन्ड स्ट्रेंथ में सबसे आगे आ जाएगा, क्योंकि इस केस का जो सिनर्जी बॉन्डिंग का एक्सटेंट होता है वो क्या होगा, हाईएस्ट होगा, इन सारे में हाईएस्ट होगा। ठीक है बच्चों लोग, आप लोग क्वेश्चन नंबर 56 सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में पहला हिंट आपके पास क्या है कि आपका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 5.9 है। इसका मतलब क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स में आपका नंबर ऑफ अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन 5 होगा। ठीक है, तो अब जब देखोगे तो 5 अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन आपको डी में दिखेगा। डी में क्या है, Mn का +2 स्टेट है, तो इसमें डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, और आपका Br लिगेंड वीक है, तो Br लिगेंड वीक है तो अंदर पेयरिंग करेगा नहीं, तो आपका जो शेप होगा टेट्राहेड्रल होगा, और हाइब्रिडेशन होगा sp3, और 5 अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, इसमें आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे 66। ठीक है, यहाँ पे हाई स्पिन का मतलब क्या होता है, हाई स्पिन मतलब इसमें पेयरिंग नहीं होगा। आपका दो टर्म आप सीखोगे, एक होता है लो स्पिन, लो स्पिन का मतलब इसमें पेयरिंग करते हो, जिसमें पेयरिंग होगा उसको बोलते हैं लो स्पिन, और एक होता है हाई स्पिन का मतलब जहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रहा है, जहाँ पेयरिंग नहीं हो उसको बोलते हैं हम लोग हाई स्पिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक करो। ठीक है, तो इसमें आई थिंक 4 स्टेटमेंट दिया हुआ ना, 4 स्टेटमेंट में फिर पूछेगा कि कौन सा सही हो। ठीक है, इसको हटा, इस क्वेश्चन को हटा दे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर ट्राई कर ले 72 नंबर। ठीक है, SN2 जब बना लोगे तो आप ट्राई कर लेना 79 नंबर। ठीक है, तीन दोनों क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे फास्ट।
ठीक है, ध्यान ना बच्चों, 79 का जो आंसर होगा, इसमें बोला कि स्पिन ऑन मोमेंटम मोमेंट किस में ज्यादा हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो जिसका अनपेल्ट्रॉन हाईएस्ट होगा उसके लिए हाईएस्ट होगा। तो सबसे हाईएस्ट अनपेल्ट्रॉन कहाँ दिख रहा है हम लोग को, तो हम लोग को दिख रहा है क्रोमियम में, क्योंकि अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड है क्रोमियम के लिए। तो Cr+2 में ये हो जाएगा आपका D4 केस हो जाएगा, 4 अनपेड होगा। बाकी Ru वाले केस में क्या होगा, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। ठीक है, इवन Fe में Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो इन सारे केस में जो अनपेल्ट्रॉन का जो नंबर होगा, अगर आप Ru+3 देखते हो तो Ru+3 फिर Fe+2, तो Fe+2 में इसमें अनपेल्ट्रॉन 0 होगा +2 वाले में। ठीक है, Ru+3 में अनपेड का नंबर क्या हो जाएगा, 5 में से अगर 2 अनपेड कर देंगे तो 1 अनपेड होगा आई थिंक। ठीक, B+2 में अनपेड कितना होगा, 3 होगा। और Cr+2 में अनपेड कितना होगा, 4 होगा। तो चेक कर लिए इस ऑर्डर को फॉलो कौन कर रहा है, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। तो 79 का ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ठीक, अब आते हैं 72 वाले पे। तो बोला हुआ है कि निकल और if he have a ideal square pyramidal and trigonal bipyramidal geometry। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल एंड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, यानी एक का ज्योमेट्री होगा स्क्वायर बनेगा और उसके ऊपर पिरामिड होगा। ठीक, और एक होगा ट्रायंगल बनेगा और उसके ऊपर नीचे दोनों साइड क्या होगा, पिरामिड होगा। तो बोला कि सम ऑफ 90, 120 एंड 180 एंगल इनटू द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आपको पता करना है कि सारे का सम जोड़ के बताओगे आंसर कितना होगा। तो 72 का आंसर कितना आ रहा है जी, ठीक है, आपको सारे एंगल को ऐड करना है ना, सारे एंगल को ऐड करना आपको। सम ऑफ 90, 120 एंड 180। तो 90 में कितना एंगल होगा दी, तो 90 में अगर इस कॉम्प्लेक्स को चेक करते हो तो यहाँ पे 4 दिख रहा है मेरे को और ऊपर से हमको 4 दिखेगा सारे के साथ। तो 90 का यहाँ पे 8 होगा और 90 का यहाँ पे 3 ऊपर से और 3 नीचे से, तो 6 होगा। ठीक है, बात करते हैं 120। तो 120 वाले एंगल का बात करते हैं तो ऊपर वाले में 0 होगा और नीचे वाले में 3 एंगल होगा। ठीक, और अगर 180 का हम बात करते हैं तो 180 में ऊपर वाले में 0 होगा और नीचे वाले में 180 में दिखेगा तो आई थिंक 1 है। ठीक है, और कुछ मिस हो रहा है क्या, 120 और कहीं कुछ पेयर है क्या, 120, 90, इसमें कुछ एडिशन करना आप लोगों को क्या, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये फर्स्ट केस में 180 एंगल का दो पॉसिबिलिटी है जो मैं ग्रीन कलर से मैं मार्क कर चुका हूँ, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला, एक ग्रीन कलर से दो में मार्क कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले फिगर में 180 का 2 एंगल पॉसिबल होगा। ठीक है, जो मेरे से मिस हो रहा था। इन सारे का सम कर देखोगे तो आपका हो जाएगा 20। तो सारे का सम क्या होगा, 20 हो जाएगा आंसर। ठीक है।